तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमने 2 लेक्चर एक तरीके से ऑब्स्टेट्रिक के ले लिए थे, काफ़ी लेबर ही लेबर चल रहे हमारे ही, तो एक तरह से लेबर के लिए ले लिए थे, तो एक तरह ये लगा लिए सब। तो ये तो दूसरा और पैथोलॉजी होती है लेबर की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सप्ताह में प्रयास करेंगे कि लेबर वाला टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। ये सप्ताह हमारी छुट्टी है, मतलब मेरी छुट्टी है, हमारे जो आपके हम तो कम करेंगे। हमारी मेरी कॉलेज छुट्टी है, इसलिए हम क्या है टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूँ। जो लेक्चर की बनाने की स्पीड है मेरी, आगे चल के ज़्यादा अच्छे से आ पाए। और हम जो और सब्जेक्ट हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्टार्ट कर सकें लेक्चर बनाने के रूप में। इसलिए जो आज का टॉपिक रहने वाला है रूमेट में, तो रूमेट से मैं सबसे पहली चीज़ समझ में आती थी वो रूमेटोइड अर्थराइटिस था। ये कोई कारण नहीं है, इसलिए रूमेटोइड अर्थराइटिस का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो रूमेटोइड अर्थराइटिस में पढ़ने से पहले तो पैथोलॉजी क्या रहती है। तो पैथोलॉजी ऑफ रूमेटोइड अर्थराइटिस से सबसे पहले चीज़ क्या ध्यान देते हैं, मैं आती है रूमेटोइड फैक्टर। पसंद है मुझे रूमेटोइड फैक्टर। रूमेटोइड फैक्टर क्या होता है? रूमेटोइड फैक्टर जो होता है हमारा IgM एंटीबॉडी होती है, जो कि IgG के F जो है, IgF के जो है, एफ जो होता है ना इसका, उसका FC से नीचे वाला, उस पर एक तरीके से काम करती है, उस पर अटैक करने का काम करती है एक तरीके से। तो वो रूमेटोइड फैक्टर है, जो कि हकीकत में स्पेसिफिक नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है इसका स्पेसिफिक। आप जब देखते हैं रूमेटोइड अर्थराइटिस सबसे पहले पूछा जाएगा रूमेटोइड फैक्टर। रूमेटोइड फैक्टर स्पेसिफिक नहीं, हाँ सेंसिटिव जरूर है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि तरीके से यदि रूमेटोइड फैक्टर यदि एब्सेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है एक तरीके से कि उसमें वो डिजीज नहीं होगी। एक सेंसिटिविटी रहती है, स्पेसिफिटी रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव फैक्टर, लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इसको स्क्रीनिंग टेस्ट में यूज कर लेते हैं। यदि नेगेटिव आ रहा है तो यूजुअली हम इसको नकार देंगे इस तरीके से कि उसको रूमेटोइड अर्थराइटिस नहीं है। लेकिन रूमेटोइड फैक्टर जो है वो और डिजीज में भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इसलिए उसको स्पेसिफिक के नाम पे हम एंटी सिट्रुलिन एंटीबॉडी या एंटी CCP एंटीबॉडी यूज करते हैं, इस तरीके से उसके सीरोलॉजिकल फैक्टर के रूप में। ठीक है, ये सी बात आ गई। अब हम आते हैं तेरे पैथोलॉजी के नाम पे। तो रूमेटोइड फैक्टर हुआ, और क्या बात हुई, और जो बात रहती है वो हमारी रहती है एक तरीके से साइक्लिक सिट्रुलिन के सही ढंग से CCP के नाम पे साइक्लिक सिट्रुलिन पेप्टाइड रहती है। वो रहता है हमारे तरीके से स्पेसिफिक एंटीबॉडी रहती है स्पेसिफिक के नाम पे। तो इसमें जो हमारा चीज़ ध्यान रखनी है कोई तरीके से, इसमें इस तरीके से ये इसमें मिलता है पेनस फॉर्मेशन। अब पेनस फॉर्मेशन क्या होता है, जो होता है इस तरीके से ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होता है इस तरीके से, वो क्या करता है इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा साइटोकाइन फैक्टर जो होता है उस पर वो रिलीज करवाता है। उस रिलीज में फैक्टर होता है इसमें रैंक एल होता है। रैंक एल फैक्टर जो होता है उसका क्या काम होता है, वो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है तरीके से उसको बढ़ावा देता है, जिसके कारण किस प्रकार का अर्थराइटिस डेवलप होता है, तो एरोजिव अर्थराइटिस डेवलप होता है। ये फार्मर में हाईलाइट करूँ, इसमें किस प्रकार का अर्थराइटिस डेवलप होगा, वो होगा इरोजिव अर्थराइटिस होगा। और वो किस प्रकार का होगा, हमारी तरीके से बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा, यानी कि तरीके से जिस तरह यहाँ है एक पैर घुटने में, हालांकि घुटने में नहीं होता, वो उंगलियों में होता है। मेरी बात तो घुटने में कंसीडर उंगलियों में होता है, तो जितना इस उंगली में है लगभग उतना ही इस इधर की में। हाँ बायलेटरल मान के मतलब ये नहीं कि होने को तो इधर की साइड में भी सारी उंगलियों में भी सेम नहीं, कुछ में जैसे फर्स्ट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिलता है, सेकंड में कम मिलता है, इस प्रकार का रहता है। तो इस प्रकार ये चीज़ होती है इसमें चीज़ें, लेकिन इसमें कहते हैं बायलेटरली ये सेम रहेगा, यानी कि ये हाथ इन्वॉल्व है तो ये हाथ भी इन्वॉल्व रहेगा और सिमेट्रिकल रहेगा बायलेटरली। चाहे इसमें आप इस बात करिए तो बोन के लॉस की बात करते हैं, ऑस्टियोपीनिया जिसमें इरोजिव लीचर मिलते हैं, या फिर इस तरीके से इन्फ्लामेशन जो हो जाता है इस तरीके से साइनोवियल फूड के कारण जो जॉइंट कैविटी जो होती है वो उसकी मात्रा भी कम हो जाती है, तो वो भी एक तरीके से बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। और जॉइंट मैनिफेस्टेशन में बात करें चले तो इसमें जो आपसे पूछा जाता है वो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटोइड अर्थराइटिस में क्या क्या अंतर रहता है। तो इसमें ये चीज़ जो अंतर रहती है वो सबसे बड़ी पूछी जाती है क्या, कि इसमें जो है एक तरीके से वो जो है ये इम्प्रूव करता है सिम्टम में यूज, यानी आप जितना हिलाओगे उतना ज़्यादा हिलाने के बजाय तो जितना यूज करोगे जॉइंट का उतना ज़्यादा आपको सिम्टम है वो इम्प्रूव होते दिखी, मतलब इस तरीके से दर्द वगैरह जो होता है इस तरीके से पेन तो होता ही है, पेन स्वेलिंग तो होती है, तो वो इस तरीके से आपको इस तरीके से अच्छा महसूस होगा इस तरीके से। अब इसका मतलब ये नहीं घुटने में याद रखना, इससे बड़ी चीज़ क्या होती है, घुटनों को याद रख लिया जाता है, घुटनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें जो मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की बात करके चलो तो वो आता है हमारा प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, और उसके अलावा थोड़ा सा रिस्ट जॉइंट जो रहता है
ऐसे मोस्ट कॉमन याद रहता है प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट याद रखना, ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व रहता है हमारा ये। और इसमें कौन सा स्पेयर रहता है ये पूछ सकता है, तो इससे कौन सा जॉइंट है जो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो वो उसमें आता है हमारा डिस्टल इंटरफेरेंजियल। ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट तो है वो एक तरीके से, यानी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट तो इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन ये वाला तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और बिल्कुल डिस्टल वाला ये बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ज़्यादातर आपको आगे का और बीच का देखने को मिलता है, बीच इधर बिल्कुल एकदम यहाँ तक पहुँच गया वो वाला इन्वॉल्व नहीं देखने को मिलता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, प्रॉक्सिमल वाला मिलेगा, जैसे इंटरमीडिएट भी मिल सकता है, इतनी इंटरमीडिएट जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट, और उसके अलावा आपको रिस्ट जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। सीधे बीच में डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो छूट जाता है, क्यों छूटता है मुझे इसका कारण नहीं पता, ये है पर वो इन्वॉल्व नहीं होता ज़्यादातर हकीकत है। ये चीज़ें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में तरीके से नी या जो और जो बोन बोन बियरिंग जोन होते हैं ना, हैवी वेट बियरिंग बोन जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें जो सिम्टम जो होते हैं इस तरीके से यूज करने के समय जो है इस तरीके से इम्प्रूव होते हैं, चाहे स्वेलिंग वाला हो या फिर वो वाला हो, ये चीज़ है। और इसमें जो है एक तरीके से सबसे बड़ी खास बात देखने को मिलता है, को मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है। ये क्लीन के फीचर मैं बता रहा हूँ, सारे सारे एक सेकेंड नोट करते चलना। एक तो मैंने बताया पेनस फॉर्मेशन, जिसके कारण क्या मिलता है, एक तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस मिल रहा है, एरोसिव अर्थराइटिस है, उसके अलावा जॉइंट कैविटी जो है एक तरीके से वो है, और उसके अलावा क्या मिला, जॉइंट कैविटी कम होने के अलावा उसके अलावा जो है जस्टा ऑर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया जो मिला था, बोन का लॉस हो जाता है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जस्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया। ये चीज़। और इसमें क्या मिलता है आपको, मॉर्निंग स्टिफनेस के संग मिलेगा, ज़्यादा कि ये फीमेल में मिलता है, 20 से 40 साल की एज में मिलता है, फीमेल में मिलता है। और इसमें क्या मिलता है आपको, मॉर्निंग स्टिफनेस देखने मिलेगी, कम से कम उसका ड्यूरेशन जो होगा इस तरीके से वो 1 आवर तो होगा ही। और इसमें सिस्टमिक सिम्टम देखने को मिलेंगे, यानी कि तरीके से नॉर्मल लेवल पे भी आपको फीवर देखने को मिलेगा, होने को तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग में तो गर्म तो महसूस हो जाता है उधर, लेकिन वैसे भी आपको फीवर देखने को मिलेगा, फटीग है वो देखने को मिलेगी, हकीकत में वो वेट लॉस है वो देखने को मिलेगा। जबकि उसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें इतनी मोटी बात है, इस तरीके से वो ऑर्थोपेडिसिटी है, हमारी तो है नहीं है वो मेडिसिन में, तो इस तरीके से उसमें है ये सिम्टम आपको नहीं देखने मिलेंगे मेडिसिन, जो हकीकत में मेडिसिन वाले सिम्टम आ रहे तभी इसमें कंसीडर कर रहे हैं, होने को तो ज़्यादा जो है बोन बोन का इन्वॉल्व। उसके अलावा क्या सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट था हकीकत में, इसको मैं बात करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा भी, तो वो भी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है रोमेटोइड अर्थराइटिस में, जबकि इस तरीके से आपको उसमें नहीं देखने को मिलता है इस तरीके से सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हमारा इसमें इस तरीके से आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ये चीज़। तो ये बात आ गई हमारे हकीकत में। तो अब हम बात करते हैं धीरे धीरे सारी चीज़ों की। तो अब उसमें हम जॉइंट से लेकर रिलेटेड अब डिफॉर्मिटीज़ की बात करें चलें 2-4 की। तो एक जो आती है वो आती है हमारी एक तरीके से स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बहुत पूछता है उसको आपसे। तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या मिलता है, कोई तरीके से जो टिप है एक तरीके से मैं जो उंगली बनाऊँगा, ये आगे का हिस्सा है, इस तरीके से इसका तो फ्लेक्शन मिलता है। और एक तरीके से, और इसका क्या एक्सटेंशन मिलता है, यानी कि इस तरीके से अब बनाए तो न्यू करके बनानी पड़ेगी इस तरीके से। हाँ इस प्रकार है। तो जिसमें क्या है कि ये इस तरीके से यूँ जा रही है ना, तो इसका तो एक्सटेंशन मिल रहा है, और ये इधर ये बनाना भी मुश्किल हो रहा है। ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, इस तरीके से यूँ इस तरीके से यूँ गिरा रही है इस तरीके से, यानी कि इसका तो एक्सटेंशन है, हालांकि मैं तो थोड़ा फ्लेक्शन कर दी, लेकिन इसका प्रॉपर एक्सटेंशन होगा और ये फ्लेक्शन करेगी, ये बनता नहीं है। ये इस प्रकार हमारी स्वान नेक डिफॉर्मिटी है। इसमें बात की जाए तो उसमें क्या होता है, दूसरी जाती है ब्रूटोनियन डिफॉर्मिटी आती है, ब्रूटोनियर्स डिफॉर्मिटी। ब्रूटोनियर्स डिफॉर्मिटी क्या होती है, ब्रूटोनियर्स डिफॉर्मिटी होती है, इसमें क्या एक तरीके से इसमें तो एक्सटेंशन मिलता है, यानी इसमें तो फ्लेक्शन मिलता है इसमें, और इसमें क्या एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। तो ये आती है हमारी इस तरीके से ब्रूटोनियन डिफॉर्मिटी। तो ये तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा शायद डायग्राम देखने को मिल जाए आपको, शायद दिख जाए तो ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये तरीके से हमारे स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, जिसमें अगर देखें तो आगे की साइड से फ्लेक्शन हो रहा है, पीछे की साइड से एक्सटेंशन हो रहा है। इसमें देखें तो आपने आगे की पीछे की साइड जो है वो उससे क्या है आपको फ्लेक्शन देखने को मिला, और आगे की साइड से एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। तो दोनों डिफॉर्मिटी पता होने का, आपको स्वान नेक तो पता होना चाहिए, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और थोड़ा सा पता होना चाहिए अभी के लिए तो आपको ब्रूटोनियन डिफॉर्मिटी भी पता होनी चाहिए। जॉइंट कौन से इन्वॉल्वमेंट है ये बता दिए थे हमने। स्पेयरिंग वाला भी याद रखना पार्ट, कौन सा जॉइंट स्पेयरिंग रहता है हमारा, इस तरीके से वो रहता है हमारे इस तरीके से मेटाकार्पो
डिस्टल ये बात कहते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है इस तरीके से वो इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता। ये वाली बात आ गई। और जो आती हैं तरीके से वो चीज़ें आती हैं, हम धीरे बात करते हैं। और क्या देखने को मिलता है आपको, अर्नर डेविएशन देखने को मिलता है। ये स्वान-नेविक डिफॉर्मिटी की बात कर लिया। और मुझे एक जो मिलता है आपको इस तरीके से अर्नर डेविएशन मिलता है देखने को, यानी कि तरीके से ये जो है मेरा हाथ है ये थोड़ा सा इधर की उंगली अलग डेविएटेड हो जाएगी, थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा आपको, अर्नर डेविएटेड मिलती है। हाँ, और क्या देखने को मिलता है आपको, ये मिलता है आपको सर्वाइकल स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। सर्वाइकल स्पाइन के केस में एक तरीके से स्पाइनल लेवल पर इन्वॉल्वमेंट उतनी नहीं आएगी, मेन जो आएगी उसको देखने को मिलेगी सर्वाइक कंप्रेसिव मायोपैथी देखने को मिलती है सर्वाइकल लेवल पे। ये चीज़ ध्यान रखना, सर्वाइकल लेवल पे सर्वाइकल सबलक्सेशन की वजह से एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा सर्वाइकल मायोपैथी। सर्वाइकल मायोपैथी क्या जाएगा अटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन के कारण, जिसमें क्या होगा ऐसे से कंप्रेशन होगा कॉर्ड का, और उसके कारण क्या मिलेगा जो एक तरीके से क्वाड्रिप्लेजिया देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं कंप्रेसिव मायोपैथी कह देते हैं, जो कि इसमें क्या अटलांटो एक्सियल जॉइंट का एक तरीके से डिसलोकेशन होता है। ये चीज़ें। उसके अलावा क्या चीज़ देखने को मिलती है आपको, जेड लाइन डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जिसमें क्या है कि तरीके से मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का क्या होता है तो सबलक्सेशन देखने को मिलता है। तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का सबलक्सेशन के कारण क्या डेवलप होता है, इस तरीके से जेड लाइन डिफॉर्मिटी डेवलप होती है एकदम ऐसे एक तरीके से सबलक्सेशन के नाम पे। तो बस जेड लाइन में एक तरीके से मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट जाना याद रखना, वो कौन सा एक तरीके से फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, ये वाला फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का याद रखना सबलक्सेशन, फर्स्ट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का फर्स्ट याद रखना, फर्स्ट वाला ही इन्वॉल्व होता है और नहीं होते ये। फिर इस तरीके से हमने जॉइंट के सारे सिम्टम की बात कर ली थी। इसमें जॉइंट में कौन कौन से सिम्टम इन्वॉल्व हो रहे थे, थोड़ा फिर दोबारा डिस्कस करें। जॉइंट लेवल पे इस तरीके से हमने बात करी थी, इस तरीके से जॉइंट स्पेस कम हो रहा है, इस तरीके से जॉइंट स्पेस में कमी आ रही है, इरोजन हो रहा है। उसके अलावा क्या है, जस्टा ग्लोमेरुलर ऑस्टियोपिनिया देखने को मिल रहा था। ये चीज़ ना जो मेन जो याद कर रहे थे, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और क्या देखने को स्वान नेक डिफॉर्मिटी का बोटोनियन डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही थी। तो बोटोनियन डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही थी। उसके अलावा जेड डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा अल्नर डेविएशन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सर्वाइकल, ये सर्वाइकल क्या है, कंप्रेसिव मायोपैथी है इतनी सर्वाइकल सबलक्सेशन की वजह से। ये सारी की सारी चीज़ें हैं इतने जॉइंट के केस में याद रखनी है। इसमें जरूर याद रखना नॉट इन्वॉल्व में, याद रखना नॉट इन्वॉल्व में एक तरीके से डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो एक तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है, या कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है एक तरीके से वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बात आ गई। ये जैसे पियानो की मूवमेंट स्टाइल, ये भी याद रख सकते हैं थोड़ा सा। इसमें जो आपको और जो फीचर है सिस्टमिक फीचर पे आते हैं। सबसे पहले तो सिस्टमिक फीचर में आपको पहला फीचर मिलता है वो रोमेटोड नोड्यूल्स। तो रोमेटोड नोड्यूल्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, एक्सटेंसर सरफेस पे देखने को मिलेंगे। किस पे, एक्सटेंसर सरफेस पे। तो ये तो रोमेटोड नोड्यूल्स देखने को मिल रहा है। और क्या चाहिए एक तरीके से वो दिखने आते हैं पल्मोनरी में। तो पल्मोनरी में जाएंगे एक तरीके से, पल्मोनरी में क्या देखने को मिलेगा एक तरीके से आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज देखने को मिलेगी। और जो मेन जो है आपको पल्मोनरी नोडुल्स देखने को मिलते हैं जो कि एक तरीके से बस्ट कर जाते हैं। तो क्या मिल जाता है आपको, पल्मोनरी इफ्यूजन देखने को मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ये तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज याद रखने का, याद रखना इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का, लेकिन आपको याद रखना है मेन इस तरीके से पल्मोनरी के बस्ट होने से क्या है पल्मोनरी इफ्यूजन डेवलप हो जाता है काफ़ी आसानी से। और एक तरीके से ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक तरीके से न्यूमोकोनियोसिस तो आसानी से डेवलप हो जाता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो है ही है, और न्यूमोकोनियोसिस भी डेवलप होने की संभावना यदि बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है कैलपेन सिंड्रोम है वो एक तरीके से डेवलप हो जाता है।
कैल्पिन सिंड्रोम। और हार्ट में पहुंचे तो हार्ट में एक तरीके से आपको पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगा, एक तरीके से आपको मिट्रल और आयोटिक रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है, आयोटिक रिगर्जिटेशन। और उसके अलावा क्या है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज जो है एक तरीके से उसके होने की संभावना जो है एक तरीके से वो काफ़ी हद तक है वो बढ़ जाएगी। मायोकार्डाइटिस, कार्डियक मगेली आर्दीमिया वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब मेन तो रिगर्जिटेशन याद रखना, पेरिकार्डाइटिस याद रखना और इस तरीके से इस्चेमिक हार्ट डिजीज याद रखना, और जो आप याद रखें नहीं रखें। ये आएगी सीधे पल्मोनरी और हार्ट की आएंगी तो सिस्टमिक में। फिर आते हैं तो स्किन पे, तो स्किन पे मैंने बता दिया तरीके से रोमेटॉइड नोडुल्स देखने को मिलते हैं कहाँ पे, एक तरीके से एक्सटेंसर सर्विस पे। तो रोमेटॉइड नोडुल्स देखने मिलते हैं एक्सटेंसर सरफेस पे। एक्सटर्नल सरफेस को मत भूल जाना, रोमेटॉइड नोडुल देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलता है, जैसे जेनाइटल में बात करें तो एक तरह से हाइपोगोनाइडिज्म देखने को मिलेगा। उसके अलावा स्केलेटन में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल रहा है। ये चल रहा है, सारी चीज़ चल रही है हमारी। रीनल में देखने को मिल रहा है हमको एक तरीके से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी देखने को मिल रही है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। उसके अलावा एमाइलॉइड डिफ्यूजन देखने को मिलता है सेकेंडरी लेवल पे। तो सेकेंडरी एमाइलॉइड डिफ्यूजन और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हमको देखने को मिलती है रीनल लेवल पे बात करके चलें तो। उसके अलावा बात करके चलें तो हमारा क्या है तरीके से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है, जिसमें कौन से टाइप का मिलेगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक देखने को मिलेगा। अब आता है आई पे, तो आई पे केस में जरूरी याद रखना, इस आई के केस में क्या देखने को मिलती है हमको एक तरीके से केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का या फिर स्क्लेरोडर्मा परफोरेंस कहते हैं जिससे। तो स्क्लेरोडर्मा परफोरेंस जो है एक तरीके से वो देखने को मिल रहा है, स्क्लेरोमलेशिया में माफ कीजिए, स्क्लेरोमलेशिया परफोरेंस जो होती है इस तरीके से वो देखने को मिलती है। कौन सा, स्क्लेरोमलेशिया परफोरेंस देखने को मिलती है, केरोटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का भी कहते हैं। उसके अलावा क्या कह सकते हैं, एपिस्क्लेराइटिस भी कह सकते हैं, और स्क्लेराइटिस भी देखने को मिल जाती हैं। ये ओरल लेवल पे क्या देखने को मिलेगा, कोई जीरोथोमिया देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये वाली बात आ गई। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल में को क्या देखने को मिला, मैंने बता दिया। न्यूरोलॉजिकल में तो पेरीफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिली है। उसके अलावा सर्वाइकल मायोपैथी, ये तरीके सर्वाइकल मायोपैथी को इसमें भी कंसीडर कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में। ये जो उसने याद रखना है तरीके से आपको जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार हो सकता है शॉर्ट नोट बना के तरीके से। मान लीजिए एक बड़ा क्वेश्चन जैसे बेसिकली आएगा, वैसे तो पहले के ज़माने में आया करते थे जब पेपर ही छोटे छोटे क्वेश्चन हुआ, अगर बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे तो वो उसमें एक छोटा क्वेश्चन बना के दे देता था। अब जैसे मेरे पास पेपर रखा है दीदी का, उसमें क्वेश्चन दे रखा था, इसलिए मैं उसको अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो उसका क्वेश्चन का नाम है इस तरीके से फैटी सिंड्रोम। ये वो कुछ होता है आपसे क्या हो सकता है, ये तरीके से फैटी सिंड्रोम पूछा है तरीके से, फैटी सिंड्रोम। फैटी सिंड्रोम में बात की तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस समझ में कॉमन है। उसके अलावा क्या है, स्प्लीनोमेगेली देखना मिलता है। उसमें याद रख सकते तो संता निमोनिया से याद रखते, संता में क्या, संता से एक तरीके से ऐसे क्या आ गया, संता निमोनिया से याद आता है। एस से क्या हो गया, स्प्लीनोमेगेली। ए से क्या हो गया, एक तरीके से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हो गया। याद रखें नहीं रखें तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हो गया एक तरीके से। और क्या हो गया हमारा एक तरीके से, एन से क्या हो गया हमारा न्यूट्रोपीनिया, टी से क्या हुआ एक तरीके से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ए से क्या हुआ हमारा अर्थराइटिस। तो ये मैं बता देता हूँ, एस से स्प्लीनोमेगेली हो गया, ए से क्या गया ऑस्टियो अनीमिया याद रखना, ए से न्यूट्रोपीनिया, और एक तरीके से ए टी से क्या हो गया हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ए से क्या हो गया एक तरीके से हमारा अर्थराइटिस। ये चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि तेरी सारी जो ब्लड काउंट है इस तरीके से कम हो जाएंगी। इस तरीके से WBC भी कम मिलेंगी, थ्रोम्बोसिस भी वाली काउंट भी कम मिलेगी, और रेड ब्लड सेल वाली काउंट भी आपको कम मिलेंगी इस तरीके से। और उसके साथ स्प्लीनोमेगेली मिल रही है, इसका मतलब सीधे हमारे जाए कि सारी चीज़ों को डिस्कशन चल रहा है। तो इसलिए फैटी सिंड्रोम में ज़्यादा डिटेल में आना है तो पढ़िए, ज़्यादा इतना डिटेल में मैंने खुद नहीं पढ़ा तो मैं क्या बताऊँगा। ये तो ये चीज़ें उस प्रकार हमारी ये चीज़ भी हुई सिम्टम के नाम पे। तो लगभग सारे सिम्टम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ज़्यादातर हमने बातचीत कर ली। तो हम आते हैं तो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया पूछता है आपसे, काफ़ी बार पूछता है वो क्लासिफिकेशन। हाँ, ट्रायड जरूर याद रखें ना, कोई या समझ में नहीं आया उससे पूछ सकता है, काफ़ी बार सारे सिम्टम नहीं होता ट्रायड पूछता है।
ट्रायड के नाम पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस याद रखना, स्प्लीनोमेगाली याद रखना, न्यूट्रोपिनिया याद रखना। ये तीनों यदि मिल रहे हैं तो ही हम इस तरीके से उससे कह देते हैं, मतलब ये दो चीज़ें एनीमिया और वो क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में मिले नहीं मिले, तो ये दोनों भी मिल रहे हैं तो भी हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं। ये तो उसको डायग्नोसिस जब भी बनाते हैं तो उसको एक तरीके से क्राइटेरिया में रखते हैं, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया में। तो उस क्राइटेरिया के लिए क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, तो उसमें एक तरीके से जो क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है वो जैसद क्राइटेरिया यूज किया जाता है। जैसद का में क्या होता है एक तरीके से, एक तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, कितने जॉइंट हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी इधर एक ही जॉइंट इन्वॉल्व है, दो जॉइंट इन्वॉल्व है, 3 है, 5 हैं, 4 हैं, ये एक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। एक आता है तरीके हमारे सीरोलॉजिकल मार्कर क्या है, सीरोलॉजिकल मार्कर में बताते हैं तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला मार्कर है, तो रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन यदि आपके पास है सिट्रोलिन, क्या मैं लिख देता हूँ तो इससे एंटी सीसीपी का क्या मतलब होता है हमारा, इसे सीसीपी यूज़ करते हैं, साइक्लिक सिट्रुलिनेट, साइक्लिक सिट्रुलिनेट पेप्टाइड, साइक्लिक सिट्रुलिनेट पेप्टाइड जो होता है इस तरीके से वो एक स्पेसिफिक रहता है एक तरीके से किसका, तो वो यदि मिल रहा है तो ज़्यादा तरीके डायग्नोसिस की तरफ ज़्यादा है। उसके अलावा एक्यूट फेज रिएक्टेंट आते हैं और लास्ट में क्या आता है एक्यूट फेज रिएक्टेंट के बाद हमारा ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, तो इस तरीके से जैशद रहता है, जैशद तो जे से जॉइंट एल्बोन है, ऐसे सीरोलॉजी का हमारा ए से क्या रहेगा हमारा, ए से रहता है हमारा एक तरीके से एक्यूट इन्फ्लामेटरी फैक्टर, इन्फ्लामेटरी फैक्टर जो है वो, और डी से ड्यूरेशन, ये तो डैशद के फैक्टर को याद रखना जरूर। ये इस प्रकार हमारी दीदी ट्रीटमेंट चलता। अब ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत करें तो ट्रीटमेंट अपने आप में एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है, लेकिन ये लेक्चर क्योंकि ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है हकीकत में, तो इसलिए हम इसी में ही बातचीत कर रहे हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में बात करते चले तो जब भी हमको इमीडिएट ट्रीटमेंट देना होता है तो हम उसके लिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज करते हैं, और यदि हमें एक तरीके से उसको इमीडिएटली सिस्टेमिक रिलीफ देना है तो हम एक तरीके से यूज़ कर देते हैं स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट के रूप में हम दोनों यूज़ नहीं करते, परमानेंट ट्रीटमेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं DMRND। तो DMRND पता होना चाहिए क्या है, DMR क्या होते हैं एक तरीके से ये पता होना चाहिए। ये होता है हमारा डिजिटेड मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड रूमेटॉइड ड्रग्स, तो ये तरीके से रहते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, तो मेन आती है हमारे इस तरीके से 3 कैटेगरी होती है इसमें इस तरीके से, जिसमें एक तो होते हैं हमारे कन्वेंशनल, एक होती है हमारी बायोलॉजिकल, और एक होती है हमारी एक तरीके से कौन स्मॉल जैक्स काइनेज वाली इनहिबिटर। ये इसकी सेपरेट एक तरीके से लेक्चर है इसका, प्रोटोकॉल में बता दूं मैं, तो पहले तो हमें इस तरीके से इसको फटाफट ट्रीटमेंट करना है, तो हम इस तरीके एस्पिरिन डाइक्लोफेन जो भी हमें एलिवेट होता है उसको यूज कर लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, यदि हमें सिस्टमिक रिलीफ प्रोवाइड कराना है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से स्टीरॉयड यूज करते हैं। स्टीरॉयड में से हम यदि किसी मतलब जॉइंट से भी हमको फ़ायदा कराना है, जॉइंट में भी इन्वॉल्व अच्छा करना है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं ट्रिकल ट्राई कोलिन ट्राइएमसिनोलोन दे देते हैं तरीके से यदि जॉइंट पे हो तो। याद रखें नहीं रखें मेन चीज़ ये, तो इस प्रकार है। मेन जो आपको याद रखना है तरीके से, इसमें ट्रायड चलता है हमारे ड्रग्स का, इसमें भी इसमें ट्रायड के नाम पे क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट यूज करते हैं। मीथोट्रेक्सेशन क्या यूज़ करते हैं, तो बीटा ट्रेक्सेशन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज करते हैं, और उसके अलावा क्या यूज़ करते हैं, सल्फा सेलानिजीन यूज करते हैं। तो ये तीनों ड्रग्स जो होती हैं तरीके से यूज की जाती है, और इन्हीं के बारे में आपको यदि फार्माकोलॉजी में तो वो डिटेल के अंदर जाएगा इन तीन ड्रग्स में, बाकी मैं इतना डिटेल के अंदर नहीं जाएगा ये। बाकी क्या ड्रग्स के नाम पढ़ते चलिए, तो सबसे ज़्यादा फैक्टर जो रहता है तरीके से हमारा इन्फ्लेमेटरी फैक्टर में वो रहता है हमारा TNF अल्फा। TNF अल्फा से रिलेटेड ड्रग्स की बात करके चलें तो TNF अल्फा में एडालीमुमाब, ये तो इफेक्सिमाब, जैसे पसंद में इफेक्सिमाब सबसे पहले आता, इफेक्सिमाब, सेट्रोलिजुमाब, एडालीमुमाब, उसके अलावा एंटारेनिसेप्ट, और एक तरीके से एंटारेनिसेप्ट याद रखना, एंटारेनिसेप्ट भी मैं याद था काफ़ी था, और सेट्रोलिजुमाब। ठीक,
ये थे फिर दोबारा होते हैं इन्फेक्सिमाब, गोलीमाब, क्या होते हैं इन्फेक्सिमाब, गोलीमाब, एडालीमाब, और उसके बाद सेट्रोलीजुमाब और एंटारेनिसेप्ट। ये इस प्रकार रहती हैं। और जो बात करते हैं तो TNF अल्फा के अलावा और बात करें तो इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, एनाकिनेरा, ठीक है, एनाकिनेरा रहता है हमारा इंटरल्यूकिन 1 का। और इंटरल्यूकिन 6 का क्या रहता है, इंटरल्यूकिन 6 का रहता है हमारा टोक्लीजुमाब, ये रहता है टोक्लीजुमाब रहता है इंटरल्यूकिन 6 का। और सेरालीजुमाब रहता है टोक्लीजुमाब, सेरीलीजुमाब, ठीक है, टोक्लीजुमाब, टोसिलीजुमाब और सारीलीजुमाब और इस तरीके से कहते हैं एनाकिनेरा। और कहते हैं लास्ट बात करते हैं इन्फेक्सिमाब, क्या कहते हैं इफिक्सिमाब, गोलीमाब और कहते हैं एंटारेनिसेप्ट और सेट्रोलीजुमाब। ठीक है, ये सब सारे आपको पौधे पढ़ने पड़ेंगे ये। और एडालीजुमाब, इसमें एक तरीके से स्पेसिफिक क्या रहती है हमारे, एक तरीके से हम बी सेल्स के लिए याद करते हैं तो बी सेल के रिटुक्सिमाब भी यूज कर दे सकते हैं। और एबार्टिसेप्ट यूज की जाती है, याद रखना। कोई जो है एक तरीके से हमारा जो किसका था ना फैक्टर बताया था मैंने, एक तरीके से जो इम्यूनिटी टॉलरेंस के लिए जो आता CTLA4 जो फैक्टर होता है उसको स्टिमुलेशन करने का काम करते हैं, ताकि एक तरीके से ऑटो एंटीबॉडीज जो है एक तरीके इम्यून टॉलरेंस डेवलप हो सके, अपने पे हमला नहीं करें, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम एबार्टिसेप्ट। ये इसमें और क्या याद रखना, ये आता है। फिर हम आते हैं तरीके से जैक्स पे म्यूटेशन पे, जैक्स2 के तरीके जैक्स इनहिबिटर की बात करते हैं, उसमें आते हैं हमारे 3 ड्रग, एक आते हैं टोफासिटिनिब, होते हैं बार्टिनिब और रहते हैं हमारा यूपाटिनिब। तो इसलिए ये आते हैं टोफासिटिनिब, बर्सिटिनिब और उपाडाटिनिब। ठीक है, इसमें याद रखना है क्या था, टोफासिटिनिब, उपाडाटिनिब और फिर बारिसिटिनिब। फार्माकोलॉजिकल याद रखना है तरीके से, मेडिसिन में इतना लंबा नहीं आता चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछता वो ये, तो इसलिए इस प्रकार हमारी सारी चीज़ें इनमें। अब कन्वेंशनल में आपको ज़्यादा पता है साइक्लोस्पोरीन, मीथोट्रेक्सेट, उसके अलावा माइकोफिनोलेट, मेफेटाई, एजिथ्रोपिनाइन। जिस तरीके से हमारी इम्यूनो ये था ना, इम्यूनो इस तरीके से इनहिबिटर की बात करी थी हमने, सल्फासेलाजीन, ये सारी ड्रग हैं वो यूज की जाती हैं। ये ठीक प्रकार है। इसमें प्रोटोकॉल किस प्रकार चलता है, हम क्या है सबसे पहले तो इनको देते हैं मीथोट्रेक्सेट को। यदि इलाज नहीं हो रहा है यानी कि तरीके से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम क्या एक तरीके से 2 ड्रग्स को भी चलाते हैं और संग में एक तरीके से एक ना एक बायोलॉजिकल भी देते हैं। ये तो इस प्रकार हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो मैं जो आपको डिटेल याद रखनी है, हालांकि मैकेनिज्म एक्शन तो इसमें बाकी में तो आपको पता ही चल गया। मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जो पता होना चाहिए वो एक तरीके से, तो सही 3-4 ड्रग्स के लिए पता होना चाहिए, होता है तो मीथोट्रेक्सेट के लिए पता होना चाहिए। मीथोट्रेक्सेट में क्या याद रखना है, एक तरीके से प्यूरिन सिंथेसिस का इनहिबिटर है, क्योंकि एक तरीके से टॉक्सिसिटी करता है, एक तरीके से लिम्फोसाइट को प्यूरिन सिंथेसिस का इनहिबिटर, ये चीज़ ध्यान रखना है एक तरीके से। और इसमें क्या चीज़ का सिम्टम के नाम साइड इफेक्ट में तो हेपेटोटॉक्सिसिटी सबको याद रहती है, यूजुअली मैंने देखा है तरीके से हेपेटोटॉक्सिसिटी सबको याद रहती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के केस में जरूर याद रखना, एक तरीके से ये रेटाइनल डैमेज करता है एक तरीके से, और क्या डेवलप करता है रेटाइनल डैमेज के कारण जो है एक तरीके से रेटाइनोपैथी है, उसके अलावा कार्डियोटॉक्सिसिटी भी डेवलप कर देता है। ये बुल्लाई है मैक्रोपैथी भी कहते हैं, बुल्लाई मैक्रोपैथी कहते हैं ना, इस तरीके से वो चीज़ भी यूज करते हैं इस तरीके से। डोज की बात करते हैं मीथोट्रेक्सेट सप्ताह में 1 बार देते हैं, और ये फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी कर देता है, तो इसलिए कारण क्या होता है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को हटाए, तो इसलिए फॉलिक एसिड की डोज भी देनी पड़ती है हमको इस तरीके से। जस्ट मतलब वो हर दिन देते हैं, बस जिस दिन वो मीथोट्रेक्सेट दी नहीं होती उस दिन को छोड़ के इस तरीके से हर दिन इसको पकड़ाया जाता है फॉलिक एसिड की डोज को। ये फिर आते लास्ट में सल्फासेलाजीन यूज करते हैं, जो कि इसका मेन एक तरीके से हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, लेकिन इस पर भी हम यूज कर लेते हैं एक तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में, जो कि तरीके से डिस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं हमारे इंफ्लामेटरी सेल्स का। ये है तो इस प्रकार ये टॉपिक है वो खत्म हुआ।